डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ क्लास 12th के फिजिक्स का मैग्नेटिज्म के डिस्कस करेंगे। मैग्नेटाइजेशन में हमने करीब करीब जो मैथमेटिकल पोर्शन था हमने खत्म कर दिया। आज का क्लास जो मैंने चलेगा वो चलेगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में। मैग्नेट का ही एक पार्ट है बट इसको हम लोग सेपरेट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो हम लोग सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कहने का मतलब मैग्नेटिक मैटर ही जो होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन एराइज करके दिए थे कि एक नॉर्मल मटेरियल में और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस रहता है, क्या होता है। वजह कि अगर मैग्नेट को आप आयरन के पास लेके जाते तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते, क्या उसके पास वजह है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हुए इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू we start property of matter. Property. I want to discuss two important law which has been already left by me. That is tangential law. A tangent law. टेंजेंट लॉ क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये आप मैंने बहुत सी पीछे के टॉपिक में छोड़ दिया था। देखिए अगर मान लीजिए दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड V1 एंड V2 है और हमने क्या किया, एक नीडल से क्या एक नीडल को इसके एक्सिस मतलब ऑरिजिन पे इस तरह से मैंने रख दिया। अब क्या है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली इट फील्स टॉर्क। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब लगेगी तो डेफिनेटली रूप से क्या होगा कि यहाँ पे टॉर्क फील होगा। क्या होगा? टॉर्क लगेगा। तो वो जो टॉर्क लगता है वो किस तरह से लगता है कि एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो ये जो लगता है तो ये आपका मान लीजिए कि आपका ये F1 हो गया, ये आपका क्या हो गया F2 हो गया। तो ये जो दोनों फोर्स लगता है ये आपका F2 हो गया, तो ये आपका F2 जो हो गया ये आपका क्या हो गया MV2 हो गया, और ये आपका F1 हो गया वो क्या हो गया MV1 हो गया। तो ये दोनों जो फोर्स आपका लग रहा है इस केस में ये जो दोनों फोर्स लगता है F2 का एक डायरेक्शन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन इधर, इसका इधर लग रहा है, ठीक। एक F1 इधर लग रहा है और ऊपर में भी सॉरी F1 लगेगा। ये आपका F2 का डायरेक्शन इधर चल जाएगा क्योंकि V2 इधर है, तो F2 का डायरेक्शन इधर चल जाएगा, एक F1 का ऊपर क्योंकि V1 ऊपर एक नीचे आ जाएगा। तो ये जो आपका लगता है तो इस केस में क्या होगा, डेफिनेटली रूप से ये ओरिएंट करने का फिर कोशिश करेगा। ओरिएंट करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, तो उसी से रिलेटेड एक सिंपल लॉ है। ऐसे तो सिंपली लोग बोल देते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर पूछे तो आप अगर 1 नंबर 2 नंबर में पूछे तो आप छोटा को लिख करके भी निकल सकते हैं। MB एक ऊपर के डायरेक्शन में एक नीचे के डायरेक्शन में लग रहा MB, इसको मान लीजिए N, इसको मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक। देखिए और ये बीच का जो एंगल है इसको मान लीजिए थीटा, इंक्लाइन जो आपका थीटा एंगल से इंक्लाइन है, ठीक। तो इस केस में जो है इसको आगे बढ़ा लीजिए, ये आपका एंगल थीटा तो ये आपका 90 माइनस थीटा ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देखिए तो टेंजेंट लॉ होता क्या है पहले लिखेंगे। पहले हियर प्रूफ करके हम लोग लिख देंगे V1 एंड V2। हियर V1 एंड V2 are two magnetic induction at the place okay। if a magnetic needle is kept at a place where two perpendicular magnetic field are present, नीचे आप लोग को दिख रही है are present, यहां पे लिख देते are present simultaneously। अगर यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड एक साथ अगर यहां पर एग्जर्ट होगा तो होगी क्या, इसको पहले रब कर लेते हैं फिर आगे बोलते हैं। अगर यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट होगा एट ए टाइम, जहां पे दोनों का दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या ईच अदर परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या होगा, देन इट एक्सपीरियंस two torques
अपोजिट सेंस, इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस, ये दोनों क्या करेंगे, दो टॉर्क फील करेंगे जो एक दूसरे के अपोजिट में एग्जैक्ट होंगे। ऑब्वियसली द नीडल will remain stationary when they are equal, when they are equal, that is अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, इसका मतलब क्या, ये आपका कांस्टेंट तभी ना लगेगा जब ये अपर डायरेक्शन में जो आपका टॉर्क लग रहा है और नीचे में जो टॉर्क लगेगा दोनों का दोनों सेम होगा। दैट मींस टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। अगर ये दोनों टॉर्क सेम होता है तो उस केस में ये क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट रहेगा, उसी तरह से स्टेशनरी रहेगा। तो अगर ये होगा तो फिर आप टाउ 1 बराबर क्या जानते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों केस में। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कर सकते हैं टाउ 1 जो होगा F1 इनटू 12 इनटू sin थीटा। ये जो 12 आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन देम, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 12 एंड 12 sin थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा F2 12 इनटू sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या हो गया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 12 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे F1 इनटू sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा F2 इनटू cos थीटा। इट इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ, यही आपका टेंजेंट लॉ कहलाता है। और इसके स्टेप और भी आगे बढ़ा सकते हैं आप, F2 अपॉन F1 या आप ऐसे कर सकते हैं, ये F1 इनटू sin थीटा बराबर F2 cos थीटा 1, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर ऐसे ले लें तो ये F12 sin थीटा, ये टोटली जो है F इनटू 12, ये F इनटू 12 और यहाँ पर F1 sin थीटा इक्वल टू F2 cos थीटा हो गया। तो ये जो आपका हो गया, इसको आप कह सकते हैं कि F1 इनटू F2 दैट मींस B2 बटे B1 इज इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा दैट मींस क्या tan थीटा। तो ये जो आपका हो गया ना B2 अपॉन B1, यही आपका कहलाता है टेंजेंट लॉ। याद रखेंगे, इस फॉर्म में भी कभी लिख देता है, इस फॉर्म में भी लिख देता है। जनरली अगर आपसे पूछे तो कहीं B2 बटे B1 इज इक्वल टू tan थीटा इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ, यही आपका टेंजेंट लॉ कहलाता है। अगर इसको आप समझ गए, इट इज जनरली कॉल्ड टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म, इट इज जनरली कॉल्ड टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। चलिए उधर देख लीजिएगा, हम लोग बोलते हैं। अब जो है इस टेंजेंट लॉ का बस इतना ही पूछता है, यहाँ पे ज्यादा नहीं पूछता है। अब इसमें एक और चीज है, उसको भी हम साथ ही साथ बना लेते हैं, वो है ऑसिलेशन ऑफ। अगर ये ऑसिलेट करता, मतलब अगर ये डिफरेंट अमाउंट में अगर लगे तो ये डेफिनेटली रूप से ऑसिलेट करेंगे। अगर कोई मैग्नेट, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, अगर वो ऑसिलेट करता है, तो वो अगर ऑसिलेट करता है तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या है उसको फाइंडिंग करते हैं। वैसे आपके सिलेबस का है पार्ट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, चलिए छोड़ दिए, इसका कोई इंपॉर्टेंस है, आप लोग की बुक में नहीं है, इसको हटाते हैं। अब आपका आता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट अंडर 1 अपॉन एम बी, 2 पाई बाई डब्ल्यू होगा, ओमेगा इज द टाइम पीरियड, कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता, टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मैग्नेटिक फील्ड बी में अगर आपको टाइम पीरियड पूछेगा तो T 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल इनटू रूट अंदर 1 अपॉन एम बी हो जाता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हैं तो अब आपका जो है नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होता है? टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, इसके बारे में हमें डिटेल करना। देखिएगा, सबसे पहले आवर अर्थ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आवर अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, बिहेव्स एज ए मैग्नेट एंड द, हमारा अर्थ जो है वो अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉज
कैन बी रिप्रेजेंटेड कॉमनली विथ, तो ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना हमारे अर्थ का, इसको कॉमनली कुछ टर्म से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमनली विथ द हेल्प ऑफ थ्री फैक्टर्स नेमली डिक्लिनेशन, डीप, ये कहा था डिक्लिनेशन, डीप और इंक्लाइनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉल्ड, नीचे आप लोग को दिख रही है, चलिए यहां पे लेते हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब हमारे अर्थ जब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो अर्थ के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए, मुझे समझने के लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना पड़ता है, जो कि एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहलाता है। बोर्ड में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेरेस्ट्रियल एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपका कौन कौन सा, एक आपका होता है डिक्लिनेशन, इसके एलिमेंट्स हो गए, दूसरा होता है डीप और इसी का दूसरा नाम है इंक्लिनेशन, तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चौथा आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। ये चार जो है ना इसका एलिमेंट जो होता है, बोर्ड में बराबर पूछते रहते हैं कि कौन है कौन नहीं है, ठीक। तो इसी चीज को आप लोग याद रखना है, ठीक। अगर आप ये चीज समझ गए तो अब आपका हर एक टर्म्स को हम लोग समझते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में तो काफी डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एक दो टर्म है उसको हम लोग समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। देखिए, अगर आप फिगर समझना चाहते हैं अर्थ का तो ये समझ सकते हैं कि हमारा अर्थ जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक। और ये जो होता है, अगर मान लीजिए ये आपका हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक। ये आपका जो होता है, ये आपका जो एक्सिस हमने खींचा है इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। और उसके बाद ये जो होता है, जो इसके ओरिजिन से जाता है, इसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, जो इसको दो पार्ट में बांटता है, ठीक। और इसके बाद ये जो लाइन होती है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन विच अर्थ करने का मतलब अर्थ जो होती है आपका रोटेट करती है, तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक। और ये जो एंगल होते हैं बीच के एंगल, इसको लोग थीटा बोलते हैं, ठीक। याद रखिएगा, बस इतना ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। अब आता है सबसे पहला टर्म डिक्लिनेशन है। अब यहां से आपको इजी हो जाएगा कि डिक्लिनेशन का मतलब होता है, देखिएगा, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैंने जैसा कि बता दिया मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है पिछले क्लास में, सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था, एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखिए, आप लोग को दो नंबर में ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन जो हो गया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड या इज नोन एज डिक्लिनेशन। तो दोनों का जो मेरिडियन है ना, उस दोनों के बीच का एंगल होता है वो आपका डिक्लिनेशन कहलाता है, ठीक। अगर आप डिक्लिनेशन समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं डीप और इंक्लिनेशन की तरफ। समझ गए, इसको फटाफट लिखते चलिए, इससे बस इतना ही है करना, और ज्यादा इसमें हम लोग को नहीं चलना है। अब अगला आता है आपका टर्म डीप और इंक्लिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डीप और इंक्लिनेशन? अगला टर्म है डीप और इंक्लिनेशन। ये डीप और इंक्लिनेशन क्या होता है इसको लीजिए। अगर आप एक्सिस मान लीजिए इस तरह से सिस्टम ले लेते हैं, और ये जो है आपका देखिएगा, ये आपका मान लीजिए एक्सिस है, ये क्या है
एक्सिस है, ठीक? और ये अगर आपका एक्सिस है और ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अगर इस दोनों के बीच का एंगल आपका मान लीजिए डेल्टा है, ठीक, डेल्टा है, और एक मिनट के लिए मान लीजिए ये भी बना ही लीजिए, आपका नीडल हो गया ये। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो गया, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा बी इंटू कॉस डेल हो जाएगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो आपका बी इंटू साइन डेल हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल में होता है cos डेल और वर्टिकल में आपका sin डेल हो जाता है, b into sin डेल एंड b into cos डेल, वेयर b रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड जो वहां पे है उसको रिप्रेजेंट करती है। इस बात पे आता है कि हॉरिजॉन्टल फील्ड और ये वर्टिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये आपका जाता है। तो यहाँ पे डीप और इंक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को लिखते हैं सबसे पहले, इफ ए फ्रीली सस्पेंडेड, यहाँ पे लिख लें, इफ ए फ्रीली सस्पेंडेड magnet is to rotate in a vertical plane, in a vertical plane at a or inclined at an angle theta, sorry डेल लीजिएगा, at an angle with the horizontal called deep, जिसको हम लोग डीप कहते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसी को हम लोग डीप कहते हैं, और इंक्लाइनेशन क्या हो गया, इंक्लाइनेशन। दिस इज द, यहां पर अगर हम टोटल का टोटल मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, तो ऑटोमेटिक ये अगर मेरा बी होता है, तो यहाँ पे इसको कहीं भी लिख ली, सॉरी, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी अगर आप शो करता है, तो ऑटोमेटिक कहेंगे कि बी बराबर अंदर रूट बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये हो गया आपका टोटल, समझ गए। तो ये आपका आ जाता, ये आपका यहाँ पे टू से ज्यादा में बी है, चलिए ये अगर आप समझ गए तो आप इसमें याद रखिएगा कि आपका द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना, वो देता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात करते हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो होती है वो देती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हम लोग जहां पे है ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आपको वर्क करता है, समझ। चलिए अगला आपका आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बस एक्सप्लेन करना है, इसमें हम लोग को डिस्कस नहीं करना। देखिए कोई भी मैटर जो होती है उसमें जो होती है इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके आउटर ऑर्बिट में जो होता है रिवॉल्व करते रहता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं, वो क्या होते हैं कि उसके अंदर का जो आपका इस तरह से पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अब होता क्या है कि उसमें जो डायपोल होता है उस चार्ज की वजह से वो डायपोल वहां एग्जिस्ट करता है। अब डायपोल एग्जिस्ट करता है तो वो रैंडमली होता है, एक यूनिक डायरेक्शन में नहीं होता। एक जनरल मैटर में क्या होता है, वो रैंडमली होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में ले आइएगा तो ये क्या होता है, अब देखिए रैंडमली होता है तो इसका टोटल का टोटल अगर डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो ये जीरो हो जाता है। रैंडमली होता है तो टोटल आप एवरेज निकालेंगे तो जीरो हो जाता है। जब इसको आप मैग्नेटिक फील्ड में लाइएगा तो इसका डायरेक्ट ये जो डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का, ये अलाइनमेंट हो जाता है इन पैरेलली, इस डायरेक्शन, इस तरह से ये अलाइनमेंट हो जाता है। तो ये जो होता है डजंट एक्ट्स एज मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करता। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, ये जो हुआ ये आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में ले आइएगा तो वो मैग्नेट की तरह। अब इससे मान लीजिए आयरन को, अगर आप मान लीजिए कोई आयरन ऐसे ही रखा हुआ है, तो आयरन में इस तरह से उसके अंदर में जो आपका चार्ज रहता है उसकी वजह से आपका डायपोल जो एग्जिस्ट करता है, वो डायपोल मोमेंट उसका इस तरह से अलाइनमेंट होता है। अब उसका डायपोल मोमेंट इस तरह से अलाइनमेंट होता है, मतलब रैंडमली होते हैं। किसी के अपर डायरेक्शन, किसी का डाउन होता है, किसी का हॉरिजॉन्टल, किसी का वर्टिकल, किसी का लेफ्ट राइट, इस तरह से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बट जब इसको मैग्नेट के करीब लाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट करते हैं, तो जितने भी आपका
डायपोल होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं अंदर में, वो सारा अलाइन कर जाते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो जाती है, और वो क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ मतलब मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस चीज अगर समझ गए आप इस चीज को, तो अब इसमें कुछ है नहीं, बस हम डायरेक्ट चलते हैं अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट टर्म आता है आपका मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टॉपिक है आपका मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। याद रखिए ये दोनों टर्म को, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दोनों सेम ही टर्म है, ठीक। इसको हम लोग सिंपली आई से डिनोट करते हैं। चाहे डेफिनेशन होता है, इसको सबसे पहले लिखिएगा, लिखिएगा व्हेन a magnetic substance is kept an external magnetic field, जिस बात को हमने बोला ना वहां पे, उसी बात को हम लिख रहे हैं। when a magnetic substance is kept an external magnetic field due to alignments of डायपोल मोमेंट, या डायपोल लिखिए, ड्यू टू अलाइनमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री डायपोल, या डायपोल लिखिए, डायपोल्स द सबस्टेंस acquires a net magnetic मोमेंट। तो उसके समय क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट वहां एग्जिस्ट करता है, और नॉट ऐसे नॉर्मली में क्या होता है कि रैंडमली होता है तो उसका टोटल एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट वो जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है, जिसकी वजह से वहां पर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है, उसका कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होता है। इन दिस केस या in this situation, in this case the dipole moment per unit volume, क्या बोले, in this case dipole moment per unit volume is called, नीचे आप लोग को देगा ना, is called मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दैट मीन्स सिंपली इट इज डिनोटेड बाय आई। Magnetization or intensity of magnetization is simply denoted by I, which is simply defined as capital M by V. That is, if you want to its unit, then its unit will be ampere per meter. याद रखिएगा, इसका जो होता है मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का जो SI यूनिट होती है वो होता है एम्पियर पर मीटर। कहानी खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये हो गया मैग्नेटाइजेशन हुआ या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो गया। अगला टर्म आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। थोड़ा सा फर्क है दोनों, ज्यादा टर्म नहीं है, डिफरेंस है। नोटेशन तो पूरा क्लियर आता है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है ना, टर्म जो है ना, इंग्लिश वाला वर्ड जो है वो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, याद रखिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिएगा, अगला आता है आपका टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब, इफ ए मैग्नेटिक सबस्टेंस is placed in the
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू alignments of dipoles, a magnetic induction dipoles, a magnetic alignments of dipoles, a magnetic induction Bm, a magnetic induction Bm is developed इनसाइड। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर में डेवलप कर जाएगा, ठीक, उसके अंदर में। दस द टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी, अगर हम इसको कहेंगे, इज इक्वल टू, दैट इज बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, बी नॉट प्लस बी एम। Thus the lines density यहां पे दो हो गया, एक आपका एक्सटर्नल आ जाता है, एक आपका वो उसके अंदर में जो क्रिएट हुआ उसके वजह से। Thus the line density, that is magnetic field line पर यूनिट एरिया। यहां पे क्या हुआ, लाइन डेंसिटी का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, यही डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इनसाइड द मटेरियल ड्यू टू phenomenon of मैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपका आएगा वो आ जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एच, एंड बीएम जो आएगा आपका वो आपका आ जाएगा म्यू नॉट इनटू आई। देन अगर ये मतलब यहाँ पे आपका म्यू नॉट इनटू एच हो गया, ये आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गया, ये आपका बीएम हो गया, जो कि आपका एक्सटर्नल म्यू नॉट इनटू आई हो जाएगा, जो कि आपका मैग्नेटाइजेशन है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका जो बी आ गया, सॉरी बी नॉट है ना, सो इस केस में अगर आप टोटल कहेंगे तो टोटल जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो क्या आ जाएगा, इसको रब कर ले। ये इनसाइड वाला पार्ट है, ये आपका एक्सटर्नल वाला पार्ट आ जाता है, ये आपका आ गया। तो टोटल मिलाकर के आप अगर कहेंगे तो ये आपका आ गया क्या, बी नोट का वैल्यू इतना आ गया, उसके बाद यहां से लिखिएगा। फिर यहाँ पे अगर लिखेंगे तो म्यू नोट दोनों में क्यों माना गया, तो बच क्या गया वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई। तो ये जो हो गया ना एक्सप्रेशन यहां तक आ गया। अब इस म्यू नोट को अगर इधर ले आते हैं, दैट इंप्लाइज दैट बी बाय म्यू नोट इज इक्वल टू वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई, ये एक्सप्रेशन आ गया। सिंपली हमने क्या किया, इस म्यू नोट को लेफ्ट में उधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया तो डिवीजन में आ गया। तो यहाँ पे आ गया बी बाय म्यू नोट इज इक्वल टू वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई। सो वेक्टर एच अगर आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो यहाँ क्या कहिएगा, बी बाय म्यू नोट माइनस वेक्टर आई, यहाँ पर बोल देंगे बी बाय म्यू नोट। यहाँ पर वेक्टर बी भी पॉजिटिव है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको लिख सकते हैं, और म्यू नोट एक कांस्टेंट है तो वेक्टर बी बाय म्यू नोट माइनस वेक्टर आई। हियर वेक्टर एच, ये जो वेक्टर एच है ना, इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैथमेटिकली हमने आपको दिखा दिया, यहां पर जो वेक्टर एच है ना, यही कहलाता है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ गए? चलिए अगर आप इसको समझ गए तो अगला टर्म आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, तो परमिएबिलिटी जो होती है ना, ये परमिएट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पास थ्रू, मतलब उससे पास कर सके इजीली, ठीक। तो ये होता है परमिएट मतलब पास थ्रू। तो ये यहाँ पे उसी से उसका मीनिंग जो एक्चुअल होती है ना, उसी तरह से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिएगा क्या होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी देखिए, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है। अच्छा एक बात और है, आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि बी को हमने क्या बोला, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बी नोट हो गया,
अंदर में जो हो गया उस डायपोल्स की वजह से टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उसकी वजह से, और बीएम जो हो गया आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। इसका हम लोग यूज करेंगे कब, जब आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का डिस्कस करेंगे ना, तब देखिएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में देखिएगा। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट है, दैट ए मैग्नेटिक सबस्टेंस provides a path or provides a path for magnetic lines। तो जो आपका मैग्नेटिक सबस्टेंस होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसमें एक लाइंस को वो उससे पास करने के लिए वो जगह देता है, ठीक, वो इजी ताकि पास करे, प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर मैग्नेटिक लाइंस। दैट मीन्स ये जो लाइंस पास करे, प्रोवाइड्स ए पाथ फॉर मैग्नेटिक लाइंस फॉर पासिंग थ्रू। पासिंग थ्रू, यही पासिंग थ्रू का मतलब ही होता है आपका परमिएट। परमिएट, दैट इज दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और इसको जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज सिंपली डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज, अगर आप ऊपर वाला डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो ऐसे कर सकते हैं, म्यू नॉट बाय इज इक्वल टू बी बाय एच। ये जो म्यू है ना, म्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक, अगर यहीं पे म्यू आप जानते हैं कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है म्यू, और यहाँ पे क्या होता है कि म्यू नॉट बराबर जो होता है वो आपका भी होता है क्या, बी नॉट बाय एच। मतलब ये उसके अंदर में भी जो आपका उस मटेरियल के अंदर में जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट हुआ है, उसकी वजह से आपका जो म्यू नॉट होगा, मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगा, बी नॉट बाय एच हो जाता है। सो आप यहाँ पे एक और टर्म कर सकते हैं, म्यू आर, व्हिच इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हुआ, म्यू नॉट मींस मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द magnetic substance, that will be B naught by H, and mu r that represents relative magnetic permeability, that is simply defined as mu by mu naught, that will be B by B naught। तो इस टर्म को याद रखेंगे। ये जो होता है ना, mu is equal to B by H, it is called magnetic permeability। It is differently defined, that means mu naught simply represents magnetic permeability inside the magnetic materials, where mu r just like a comparison between magnetic induction and मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मेटेरियल। तो ये चीजें हो जाती हैं। अगला टर्म आपका आता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम लोग म्यू से सूचित करते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगला आता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक डेफिनेशन आपको पक्का ही पूछेगा, 3 टर्म है ना, जैसे कि उधर आपका इलेक्ट्रिक में था परमिटिविटी, इसमें एक मैग्नेटिक परमिटिविटी, और उसके बाद एक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। 3-4 टर्म में से एक ना एक पूछ ही देता हर साल। देखिएगा अगला आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, इट इज सिंपली डिनोटेड बाय जाई। इसको जाई पढ़ते हैं, हमको उतना अच्छा से लिखने भी नहीं आता, ठीक, जाई इस तरह से लिखेंगे, ठीक, एक्स के तरह ही रहता लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा कर देता। देखिएगा इसका डेफिनेशन लिखिएगा, दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल as to how easily it can be magnetic under external field, and hence
डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी आई बाय एच। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब कि कोई भी मटेरियल एक मैग्नेटिक फील्ड में कितने इजीली वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, वही होता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, व्हिच इज सिंपली डिनोटेड बाय आई बाय एच। अगर इसको आप फिर से लिखेंगे तो बी है हमें डिवाइडेड बाय ये आपका बी नॉट हो जाएगा, एज यू नो दैट सिंस। अब देखिए इससे रिलेटेड एक दो ऑप्शन हम लोग एक दो और फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे, यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अब एक फाइनल एक्सप्रेशन है वो भी आप लोग यहां तक ये आ गया। अब इसको अगर आप समझ गए, यहां पर कुछ नहीं किया, आई का वैल्यू पुट किया और एच का वैल्यू पुट किया, तो ऑप्शन कर लिए। अब देखिएगा जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिएगा ध्यान से, वेक्टर बी बराबर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है बी नॉट प्लस बी एम होता है, ये होता है। अब देखिएगा अगर दो बोथ साइड हम म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू इनटू वेक्टर बी इज इक्वल टू कह सकते हैं म्यू नॉट इनटू वेक्टर एच प्लस, मतलब म्यू से मल्टीप्लाई नहीं कि इसका वैल्यू होगा ये आपका इसका वैल्यू हो जाता है और इसका वैल्यू क्या होगा म्यू नॉट इनटू आई, ये आप तो जानते ही हैं। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं कि म्यू और इस तरफ से अगर म्यू नॉट इधर ले आते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये जो म्यू है ना ये क्या है म्यू नॉट इनटू म्यू आर है, क्योंकि आपको हमने बताया था कि म्यू आर इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट बाय म्यू म्यू आर इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पे म्यू बराबर म्यू नॉट इनटू म्यू आर आ जाएगा, तो यहाँ पर म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू वेक्टर एच प्लस म्यू नॉट इनटू वेक्टर आई। आफ्टर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय म्यू नॉट यू गेट म्यू आर इनटू वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट मींस वेक्टर एच प्लस वेक्टर आई। अगर ये आप ऑब्टेन कर लिए तो देखिएगा एक मिनट फिर से इसको मिटा लें, ये आपने लिख लिया। अब जो है हम क्या करते हैं बोथ साइड आएंगे, अब यहां से म्यू आर बराबर क्या बोल सकते हैं वेक्टर एच अपॉन वेक्टर बी प्लस वेक्टर आई अपॉन वेक्टर बी, ये लिख सकते हैं इजीली। अब यहां पर ये जब हमने लिख दिया तो यहां पे क्या है कि अच्छा एक चीज और हम लोग लिखते हैं, सॉरी, अच्छा ये देखिएगा आप लोग ध्यान से क्या है कि हम लोग क्या किया यहां पर ये जो म्यू आर इनटू म्यू नॉट इनटू बी जो है म्यू नॉट इनटू बी, इसको तो वेक्टर एच हम लोग बोल सकते हैं ना, वेक्टर एच हमने क्या लिख दिया वेक्टर एच, और यहाँ पे म्यू नॉट अभी रहने दीजिए, हमें तो कहीं और पहुंचना ना। हाँ तो इस म्यू नॉट इनटू बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं म्यू नॉट इनटू बी को हम लोग वेक्टर एच इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे क्या है कि बोथ साइड अगर हम वेक्टर एच से डिवाइड कर दे तो यहाँ पर म्यू आर बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर वेक्टर एच मतलब इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ऐसे वेक्टर के फॉर्म में कैंसिल नहीं होता, लेकिन ऐसे मैग्नीट्यूड की केस में एज ए मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, एज मैग्नीट्यूड ये कैंसिल हो जाएगा तो म्यू नॉट प्लस वेक्टर आई मतलब मैग्नीट्यूड मिलेगा तो सिंपली आई लिख देते हैं बाई एच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट बहुत सारा में एच से डिवाइड कर देते आई बाय एच हो जाएगा। और ये जो म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो आई बाय एच होता है सिंपली म्यू आर बराबर म्यू नॉट प्लस ये आई बाय एच क्या होता है जाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कह सकते हैं म्यू आर बराबर 1 प्लस म्यू आर बराबर क्या बोलेंगे सॉरी आई प्लस अच्छा यहां पर तो 1 आ जाएगा, म्यू नॉट तो खत्म हो गया ना, हाँ तो मतलब तो खत्म हो गया, और खत्म हो जाने के बाद फिर ये तो आ गया, हाँ सही बात है म्यू आर ये भी खत्म हो गया, यहाँ पर एच से डिवाइड कर दिया तब यहाँ, तो यहाँ पर म्यू आर बराबर क्या है 1 प्लस जाइम। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि which of the following expression is correct, जाइम ये क्या हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो यहाँ पर म्यू आर रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी याद रखिएगा, वहां पे परमिटिविटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये परमिएबिलिटी और ये 1 तो 1 हो गया। चलिए तो इस तरह से आपका कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो 3-4 टर्म्स हमने डिस्कस किया कौन कौन लिया, एक बी हो गया आपका टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, बी नोट मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल, बी एम हो गया मैग्नेटिक मतलब आउटसाइड द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आउटसाइड एक्सटर्नल फील्ड मतलब ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेट, और एक जाइम जो आपका क्या हो गया ये जो जाइम हो गया वो हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और एक चौथा टर्म एक और टर्म आ गया वो आ गया म्यू जो आपको क्या बताता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो ये 5 टर्म को आप डेफिनेटली डेफिनेशन रख जाइए तो आपको डेफिनेटली रूप से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन 2 में से इसमें से 2 डेफिनेटली रूप से पूछ देता है, ये समझ गए। अब एक छोटा सा कंपैरिजन है उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लगभग कवर हो जाएगा।
वो क्या है प्रॉपर्टी, उसको हम लोग समझते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, कंपैरिजन बिटवीन देखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जितने तरह के मैटर होते हैं उसके कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं होल प्लेन को। इधर हम लिखते हैं डायमैग्नेटिक, 3 तरह के होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल या मेटल बोलिए। उसके बाद आता है आपका पैरामैग्नेटिक, और तीसरा आता है आपका फेरोमैग्नेटिक। इस तीनों में बराबर पूछते रहता है कि डिफरेंस क्या है, ठीक। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन तो अब बाद में करेंगे, केवल अभी अब डिफरेंस आपको लिख लें, ठीक। और चौथा देखिएगा, फिर इसी में ऐसे 3 काफी है डिफरेंस लिखने में। आप लोग इसका नाम आप लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, और ये आपका हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये चारों का नाम लिख लीजिएगा, तभी आपको यहां समझ में आएगा, क्योंकि हम लैंग्वेज यहां लिखने वाले नहीं है। देखिए सबसे पहला देखिएगा, इसमें जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज लेस देन द, डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज लेस देन द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल। पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरा देखिए, म्यू आर which is equal to b by b naught is always less than 1। ये जो ऑटोमेटिक लेस देन 1, ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी हुआ जाई m which is equal to mu r minus 1 is always less than 0। और इसका एग्जांपल आ गया आपका, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपका ले लीजिए कॉपर, अर्जेंटीनम, औराम, एयर ले लीजिए। ये सारा आपका आ जाता है डायमैग्नेटिक मटेरियल में। क्या आता है, डायमैग्नेटिक। उसी तरह से आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, इनर्ट गैस ले सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बिहेव्स लाइक ए डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो उस केस में आप अगर जानते हैं कॉपर, अर्जेंटीनम, औराम, एयर, औराम मतलब सोना होता है, गोल्ड होता है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन, इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन, जर्मन, ये हो गया आपका इनर्ट गैस। तो ये आपका सारा का सारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है इनर्ट गैस बिहेव्स लाइक, किस तरह से होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल, कई कंपटीशन में पूछ देता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी लेस देन द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल। दूसरा आता है रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू ऑलवेज लेस देन 1 एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन 0। इसको अपना लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि जो लेस देन 1 इज लेस देन b नॉट, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन यहां पे लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज लेस देन मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द मटेरियल। ये समझना, इसमें लिखेंगे रिलेटिव परमिबिलिटी इज लेस देन 1। फिर लिखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट मींस लेस देन 0। और सब एग्जांपल लेंगे कॉपर, अर्जेंटीनम, औराम, एयर या इनर्ट गैस, ये होंगे। अब इसके बाद आता है आपका पैरामैग्नेटिक। अगर इसको आप समझ गए तो देखिए पैरामैग्नेटिक क्या होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि ये B इज ग्रेटर देन B नॉट होता है, पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद ये जो होता है म्यू आर इज इक्वल टू b बाई b नॉट, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। फिर उसके बाद ये जाइम जो होता है इट इज आल्सो म्यू आर माइनस 1 व्हिच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे सारा का सारा रिवर्स हो जाता है, मतलब डायमैग्नेटिक में जो आपका लेस देन का साइन सब जगह लगा है, यहाँ पे आपका ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, ठीक। तो इस बात को याद रखें। लेकिन यहाँ पे जो ये जो हमने ग्रेटर देन 1 लिखे ना, इसको लिखिएगा स्लाइटली ग्रेटर देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, ठीक, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा एक से ज्यादा, एक बहुत बड़ा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। और ये जो होता है आपका ये 0 से थोड़ा बड़ा, मतलब यहां पे कह सकते हैं एज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या हो गया, एज ए स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये तीसरा हो गया, ठीक। और ये B तो B ग्रेटर देन हो गया। तो इस बात को याद रखिए क्योंकि इसमें भी इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है, ठीक। ये स्लाइटली बड़ा होता है, स्लाइटली दैट मींस रिलेटिव परमेबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1। एंड यहां पे लिखना है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, दैट मींस इट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। समझे?
और ये आपका यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सबस्टेंस। अगर आपका फेरोमैग्नेटिक आता है तो देखिएगा पहले फेरोमैग्नेटिक में, अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं तो इसका भी एग्जांपल लिख लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं फेरोमैग्नेटिक के बारे में। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, सबसे पहले याद रखेंगे यहाँ पे ध्यान से कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सबस्टेंस। देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है, यहाँ पे वेरी वेरी मच ग्रेटर देन साइन यूज किए, मतलब बहुत बड़ा होता है। और उसी तरह से यहाँ पे म्यू आर इज इक्वल टू बी बाय बी नॉट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे जाइएम का जो वैल्यू होगा इट इज आल्सो म्यू आर माइनस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, दैट मींस वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 0। जीरो से बहुत बड़ा होता है, यही सारा टर्म्स है इसमें। और इसी दिन में डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछेगा। तो लगता है कि हमने जिस तरह से आपको अरेंज करके आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया कि डायमैग्नेटिक में सब लेस देन और पैरामैग्नेटिक में सब ग्रेटर देन। बस याद रखिएगा कि शुरू में बी नॉट है, 1 है, 0 है, अदरवाइज सारा चीज क्लियर है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स आप लेना चाहते हैं तो दोनों का अपन एग्जांपल लिख लीजिएगा। आप चाहे तो अपने दोनों का एग्जांपल लिख सकते हैं। अब दोनों का एग्जांपल में जैसे कि मान लीजिए आपका फेरोमैग्नेटिक में जो आपका आता है आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब आ जाता है, समझिए। मतलब जो भी आपका फेरो में आ जाता है यही सब आ जाता है। उसी तरह से अपना पैरामैग्नेटिक में कुछ लिख लिया दूसरा एग्जांपल। इसी के साथ आपका जो हो गया प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल भी आपका करीब करीब कवर हो गया। अब जो है आपका ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ये आपका कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस अगले क्लास से जो डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेट करंट के बारे में। वो भी आपका 2 क्लास मुश्किल से होगा मेरा 3-4 क्लास हो जाएगा उसमें। तो अल्टरनेट करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो वो मुझे लगता है कि 2 दिन क्लास हम उसको करेंगे, 2-3 दिन में उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड अल्टरनेट करंट, दोनों करंट के बारे में काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।